हेलो बच्चों। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं अंसर अफरोज़, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से चुलबुल सा चैनल नेक्स्ट विनर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, फिजिक्स जो है 12th क्लास का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस स्टार्ट किए थे। उस पहला चैप्टर का जो है पहला लेक्चर हम लोग इंट्रोडक्शन कल कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग देख के आए होंगे। अगर देख के नहीं आए हैं तो देख के आइए। और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर में जो पहला लेक्चर जो था उसमें हम लोग क्या पढ़े, चार्जेस के बारे में पढ़ा हूँ। चार्जेस क्या होता है और चार्जेस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी थे। वो सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला पढ़ेंगे और कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करेंगे और कूलम्ब्स लॉ जो है उसके मतलब कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर जो बड़ा दयालु और करुणामय है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। क्या रहेगा आज का टॉपिक? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे इसका डिफिनेशन, पहला क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला। तीसरा क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पर क्वेश्चन, और चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन देखेंगे और उसका फार्मूला देखेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन पर क्वेश्चन और प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। ये चार टॉपिक आज हम लोग का डील होगा। तो सबसे पहले है कि डिफिनेशन। आखिर कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ कैसे करता हूँ, द टू चार्जेस which are interact each other, यानी कि दो चार्जेस आपस में कैसे फोर्स लगाता हो और कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता हो और या दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है, उस चीज़ को कौन बताता है? हमारा कूलम्ब्स लॉ बताता है। ठीक है, कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ बताता है। और कूलम्ब्स लॉ में हम लोग बहुत चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ पहला पॉइंट ये देख लिए हम लोग, क्या देखे हैं कि भाई टू चार्जेस विच आर इंटरेक्ट ईच अदर, उसको हम बोलते हैं। उस चीज़ को किस पे पढ़ेंगे? तो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? ये कूलम्ब्स लॉ एक तरह क्या फोर्स है भाई, एक तरह क्या फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ एक तरह क्या है, फोर्स है टू चार्जेस के लिए। तो बोलें कि द फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। समझ में आया? डिस्टेंस क्या है मेरा? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस हमारा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसके इनवर्सली भाई फोर्स के ऐसे बोल सकते हैं ना, 1/r²। बस इतना से रखना, ठीक। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है मेरा? चौथा पॉइंट है हमारा फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। समझ में आया? फोर्स किस में डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कूलम्ब्स लॉ
पहले समझो कूलम्स मेन है, हेडिंग क्या है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ समझना जरूरी है। कूलम्स लॉ होता क्या है? कूलम्स लॉ जो है एक ऐसा लॉ है जिसमें मुझे दो चार्जेस का जो है आपस में इंटरेक्शन के बारे में, आपस में दो चार्जेस कैसे फोर्स लगाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं कूलम्स लॉ जो है एक तरह का फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ में क्या है, एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, एक चार्जेस ये है, एक चार्जेस ये है, यह दोनों आपस में, देख रहे हो, ये चार्जेस और ये चार्जेस दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। ये इस पर कैसे लगाएगा, ये इस पर कितना लगाएगा, कैसे लगाएगा, उस चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग कूलम्स लॉ में। समझ आया? कूलम्स लॉ समझना गया क्या है कि एक ऐसी मतलब एक ऐसा लॉ है जिसमें दो चार्जेस के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो चार्जेस था Q1 × Q2, मतलब Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ज़्यादा फोर्स होगा, ज़्यादा Q1 ज़्यादा होंगे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ज़्यादा मेरा फोर्स होगा। ये बढ़ेगा तो फोर्स ही बढ़ेगा, समझ में आया? ये बढ़ेंगे तो फोर्स ही बढ़ेगा। और डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, फोर्स इज यानी कि डिपेंडेंट ऑन मीडियम। मीडियम के ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा। समझ में आया? इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, किसी भी अदर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए, इंग्लिश मीडियम में किसी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, पहला क्या था मेरा, पहला मेरा था डेफिनेशन। तो पहला मेरा क्या था, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन। दूसरा मेरा क्या है, देख रहा होगा यहाँ पे, दूसरा मेरा क्या, फॉर्मूला। तीसरा मेरा क्या था, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन, पर क्वेश्चन देख लिया होगा ना, आ रहा हूँ देख लिया। चौथा हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये हम लोग 4 टाइप पर पढ़ेंगे। तो पहला मेरा क्या, डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर आ गया, व्हाट इज द कूलम्स लॉ। द कूलम्स लॉ इज द लॉ इन विच, जिसमें हम लोग दो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। चार्जेस के अंदर दो फोर्स कैसे लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। और तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि R के या डिस्टेंस के, ठीक है। डिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ आ रहा है डिस्टेंस। और इसका फोर्स इज द इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ऑन द मीडियम पे एयर है, वाटर है, सॉलिड है, क्या है नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला मेरा क्या हो गया, मेरा डेफिनेशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूला। इससे पहले देख लेते हैं, दो चार्जेस के बारे में बात कर रहा था मैं कि दो चार्जेस का फोर्स आपस में, जैसे देखो कि एक चार्जेस ये है मेरा Q1, दूसरा चार्जेस मेरा क्या है Q2। Q1 जो है ना, Q1 और Q2 है ये। तो बोल रहा है कि फोर्स जो है क्या होगा, फोर्स लगेगा मेरा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, ये बात जानते होंगे, माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है ना 1 पे लग रहा है दो की वजह से, मतलब कि ये दूसरी चार्ज की वजह से 1 पर फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे दूसरी चार्ज 2 पर 1 की वजह से फोर्स लग रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, सिर्फ समझ रहा है ना कि साइन आपको डिफरेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, साइन डिफरेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इज सेम, साइन इज डिफरेंट। तो फोर्स ऑन 1, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसका लिख सकता हूँ क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये तो समझ में आ रहा है ना, ड्यू टू 1। एक की वजह से दूसरी के ऊपर कैसा फोर्स लगा और दूसरी की वजह से एक पर कैसा फोर्स लगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समझ में आ गया होगा, ये पहला टॉपिक डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, फार्मूला।
फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे लोग आज। दूसरा टॉपिक मेरा क्या है, फार्मूला। क्या है मेरा, फार्मूला। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला। तो इसका फार्मूला ये होता है कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, के Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। ये क्या मेरा एक, यह जो हमारा कूलम्स लॉ का फार्मूला है। बोल सकते भाई कूलम्स लॉ कैसे फार्मूला, कूलम्स लॉ एक तरह का क्या है, फोर्स बताता है ना, दो चार्जेस के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, उसी तरह ये फोर्स है ये, और इस फोर्स है ये। और देखिए इस फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है। अब भाई ई क्या होता है मेरा, ई नोट यहाँ पे क्या है, ई नोट इज एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन है, ई क्या मेरा एप्सिलॉन है। ये क्या होता है एप्सिलॉन, कुछ मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं, बस आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है आगे। और यहाँ पे के का अगर हम के एक तरह क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और के की वैल्यू देखा जाए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि के का फार्मूला यानी कि कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या है, कूलम्स लॉ का फार्मूला है के Q1 × Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, और के क्या है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छा से डिटेल में। एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे या परमिटिविटी बोलते हैं इसको, परमिटिविटी बोल सकते हैं इसको, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको। और इसकी के क्या है, एक तरह कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ये याद करना है, वैल्यू बोर्ड में आ जाता है 1 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, और वो पूरा 4-5 पॉइंट में दिखाए थे, वो भी इम्पोर्टेंट था। तो कहने का मतलब ये है फार्मूला भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया। के का जो वैल्यू है ना, ये आप जो मैं बताया हूँ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। इट इज़ वैलिड फॉर फ्री स्पेस। इसके लिए ये वैलिड है, फ्री स्पेस के लिए, स्पेस और एयर, या एयर के लिए यह वैलिड है या फ्री स्पेस के लिए वैलिड है। कौन सा, इसका ये वैल्यू जो वैलिड है ना, इन दोनों के लिए ही वैलिड है। और हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी पूछेगा तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और आप हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसा कि पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, फोर्स जो हमारा, फोर्स क्या मेरा, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस की, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर इसकी डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जाहिर सी बात है ना। तो अब मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेता हूँ, ग्राफ क्या होता है इसका, ग्राफ इसका देखेंगे तो जानते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। ग्राफ इस तरह कुछ इस तरह का बनेगा। ये क्या मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। और ये क्या मेरा फोर्स है, और जिसको हम क्या करें F से करते हैं। तो ये मैं जानते हैं ना कैसे बनेगा, ये जैसे हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा मेरा फोर्स होगा और उतना कम मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का ही बनेगा। ये मेरा क्या होगा, ग्राफ हो गया, ग्राफ। ठीक है, चलो ग्राफ, मेरा ग्राफ क्या हो, ये बना। तो समझ में आ गया होगा, दो पॉइंट मेरा समझ में आ गया, 4 पॉइंट समझना है, जिसमें मुझे 2 पॉइंट समझ में आ गया। क्या है मेरा डेफिनेशन क्या होता है, और कूलम्स लॉ अच्छा समझ में आ गया, उसका डेफिनेशन समझ में आ गया, 4 पॉइंट बताते वो भी समझ में आ जाना चाहिए। और उसके बाद फार्मूला के बाद ये यानी कि के की वैल्यू, और के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, ये हो गया। और उसके बाद इसका ग्राफ भी देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है किस तरह बनता है, इन्वर्सली है फोर्स के इसका डिस्टेंस। और हम लोग क्या आगे अब एक और ये था कि इसका जैसे फार्मूला हम लोग देखे हैं, ये जो देखे ये सिंपल फॉर्म में देखे हैं। क्या देखे थे अभी, फार्मूला देखे थे ना, फार्मूला देखे थे क्या, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये है ये फार्मूला देखिए सिंपल फॉर्म में। और इसी को इट इज़ यानी कि इन वेक्टर फॉर्म अगर देखना होगा मुझे, इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे,
तो ये अलग हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में देखता हूँ। अगर कैसे वेक्टर फॉर्म में अगर देखते हैं हम लोग तो ऐसे देखेंगे, जैसे देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखूंगा मैं KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2, ये हो जाएगा मेरा। इसके लिए हो जाएगा दूसरा क्या है, दूसरा ये मेरा इस तरह लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर इसको हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये मेरा हो गया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में फार्मूला। वेक्टर फॉर्म में फार्मूला जो है ना, फार्मूला वेक्टर फॉर्म में फार्मूला हो गया। किसका हो गया फार्मूला किसका, कूलम से लॉ का, ठीक है, कूलम से लॉ का, समझ में आया। देखते हैं तो KQ1 Q2, तो KQ1 Q2 अपन हो जाएगा क्या था R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। इस तरह से निकल जाएगा मेरा वेक्टर फॉर्म में फार्मूला निकल जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह देख लिए तो क्या कुछ ऐसा फोर्स है। मेरा मतलब मेरा 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन भी हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, मेरा फार्मूला भी हो गया। दोनों चीज़ का अच्छा समझ में आ गया होगा फिलहाल तो। और दूसरी बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो सिमिलर बिटवीन 2 फोर्सेस, ऐसा लगने रहा है कि थोड़ा मिलता हुआ किसी ये फोर्स जो है किसी दूसरे फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुने हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, और लिख लेता हूँ पहले मैं, सिमिलर बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स, सिमिलर बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम लॉ, यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें कुछ सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। क्या है सिमिलर, पता करते हैं। पहले पता करूँगा, फिर उसके बाद डिफिनेशन देखिए। पहला पॉइंट क्या है मेरा, पहला पॉइंट मेरा ये है, दिस फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर। समझाया, यह फोर्स जो है, दोनों फोर्स जो अप्लाई हो रहा था, जैसे मैं बताया था कि एक चार्जेस है Q1 है, ठीक है, Q1 है, और एक क्या है Q2 है। ये इसके सेंटर से और इसके सेंटर से दोनों में क्या होगा, अप्लाई होगा, इसके सेंटर टू सेंटर होगा। समझ में, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि फोर्स जो है, द फोर्स इज एक्ट along द लाइन ज्वाइन टू द सेंटर। मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स इज एक्ट, जैसा मैं बता रहा कि दोनों के अंदर ग्रेविटेशन में भी दो बॉल होती है, दोनों बॉल, या एक अर्थ हो गया और एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उसके सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर और उसके ये अर्थ जो है मेरा पूरा इसका सेंटर लेंगे, और इन दोनों के सेंटर से सेंटर जो फोर्स लगेगा उस ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा सेंटर से सेंटर लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ, तो फोर्स इज एक्ट along द, फोर्स इज एक्ट along the line join to the center, अरे भाई अच्छा लिखो। फोर्स इज एक्ट along the line join to the center, सेंटर के इस सेंटर से उस सेंटर, मतलब लाइन ज्वाइन टू द सेंटर, ही सेम इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा क्या, फोर्स एक्ट along line join to center, समझ में आया, इस सेंटर से उस सेंटर के बीच में ही लगेगा दोनों को। पहला पॉइंट। दूसरा से मुझे कुछ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्या मिलेगा मुझे, मेरा ये मुझे मिलेगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। या सेम इसी तरह मुझे ये मिल जाएगा, इसका भी सेम, दूसरा पॉइंट भी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है, मुझे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मेरा ग्रेविटेशन फोर्स में 2 पॉइंट ऐसा है जो मुझे सिमिलर दिख रहा है, सिमिलरिटीज़ है जो मुझे क्या दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। पहला क्या है कि द फोर्स इज एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइन टू द सेंटर, दोनों जो है ना इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में ही लगेगा, दिख रहे हो।
और ये इन्वर्सली, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी छोटा सा टॉपिक है, ईजी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे तो मेन टॉपिक आगे है। और कुछ डिफरेंस भी है, बिल्कुल डिफरेंस है, डिफरेंस भी देख लेते हैं इसी में। बिल्कुल अब क्या देखूँगा हम लोग, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखने के लिए इसको तरफ करना होगा। और देखिए तरफ भी हो गया ये। डिफरेंस से क्या है, डिफरेंस के लिए इसको भी रब करना होगा। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखूँगा, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन का जो है के का वैल्यू जो बोलता हूँ हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर, ये क्या। और इसके और के की वैल्यू देखता हूँ तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। एक डिफरेंस तो ये है। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक का के जो है ना, के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का के इज़ मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन का के। समझ आया, ग्रेविटेशनल का जो कांस्टेंट है ना वह बहुत छोटा है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कांस्टेंट से। ये से देख लो ना, ये नेगेटिव में भाई, ये पॉजिटिव में कितनी गुना बड़ा है। समझ में आया, ये वाला वैल्यू कितना बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहला पॉइंट हो गया ये डिफरेंस। दूसरा पॉइंट कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल दूसरा पॉइंट डिफरेंस है। क्या दूसरा पॉइंट डिफरेंस ये है कि दिस के मतलब इट इज़ द, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। और ये दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इट इज़ डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ डिपेंड ऑन मीडियम, इट इज़ डिपेंड ऑन मीडियम। तीसरा पॉइंट मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये किस में होगा, हमेशा अट्रैक्टिव में होगा। और इसका देख लो तो भाई ये तो अजीब मामला है इसका। क्या है ये, इट इज़ अट्रैक्टिव, क्या भाई, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर में क्या भाई, अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा भाई, मतलब अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये जो है ना हमारा, कभी कभी अट्रैक्ट करेगा और कभी रिपेल करेगा। और रिपेल कैसे करेगा, देख जैसी बात है कि एक मेरा क्या है, मेरा नेगेटिव क्यू है और मेरा एक क्या है, पॉजिटिव क्यू है, दोनों आपस में ये करेगा। लेकिन जब मेरा पॉजिटिव क्यू आ गया, इधर भी पॉजिटिव क्यू आ गया, मतलब चार्जेस मेरा पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपस में रिपल्सिव करने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब आपस में दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा भाई, आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये भी इधर फोर्स लगा रहा भाई, मैं भी ये अट्रैक्ट कर रहा, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, ये उधर भाग रहा और ये इधर भाग रहा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट। और एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आप उसको देख लो, फटाफट हो जाएगा वो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द रेशियो निकालना है ना दोनों के बीच में। फाइंड द रेशियो, क्या लिखा हुआ, फाइंड द, क्वेश्चन लिखो भाई 1, फाइंड, अच्छा से लिख लो भाई, फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्वेश्चन लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस अपार्ट, सेम डिस्टेंस अपार्ट। ये क्वेश्चन है मेरा कि भाई क्या करना है, रेशियो निकालना है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में और हमेशा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुछ गिवन है जैसे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देख लीजिए क्या है, चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट क्या है, क्या पहला हम निकाल चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻9-31 kg। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या, मास भी हो गया और ये भी हो गया। और उसके बाद के की वैल्यू निकालना, हम के की वैल्यू जानती हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर, 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और एक क्या है मेरे पास, एक मेरे उसके यानी कि आर का बोल सकते हैं हम, आर का मेरे पास दिया हुआ वैल्यू क्या दिया हुआ मेरे पास, वैल्यू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ भाई मेरे पास यार, जी का वैल्यू, जी आर कहाँ है, जी है ना, सॉरी जी का वैल्यू मेरे पास का 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। मेरा ये हो गया। तो चलो भाई आप फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है मेरा, सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला जैसे मैं अभी बताया हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन नीचे लिख सकते हैं क्या, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को मिलाएंगे, Q भी सेम, दो Q है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, इस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम चार्जेस और सेम मास। इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, सेम ही है और सेम डिस्टेंस भी रखा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, इस ये आर तो कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है। और मैं यहाँ बोल सकता हूँ के क्यू का स्क्वायर बोल सकता हूँ, दोनों मिला के अपॉन जी एम का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू पुट करो भाई, इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्या आता है इसका वैल्यू पुट करने पर, इसका वैल्यू पुट करते हैं क्या, के का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ, देखिए मेरे पास के का वैल्यू क्या दिया हुआ, 9 इंटू 10⁻9। और यहाँ इसको क्यू का वैल्यू क्या है भाई, मतलब क्यू का मतलब क्या है, चार्जेस। ए का मतलब क्या है, क्यू, ठीक है, चार्जेस। चार्जेस का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मेरा हो गया भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, अपॉन जी का वैल्यू क्या देगा मेरे पास, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और इसमें क्या इसका एम स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे काट के अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, जानते हैं कितना, 10⁻40 ये मेरा आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 10⁻42 ये आ जाएगा मेरे पास भाई, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, ये आएगा 10⁻40, 1:10 क्या होगा 42। ये मेरा रेशियो आया, आंसर मेरा यही है।
तो कहने का मतलब समझ में आया क्या है कि मेरे पास यानी कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। जिसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन सेम ही है, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं है, एक ही टू इलेक्ट्रॉन सेम है, प्लेस्ड एट द सेम, तो मतलब कि उसका मास भी सेम है और उसके चार्जेस भी सब सेम है। और देखिए डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे रखा गया है, तो मेरा इस सेम डिस्टेंस की वजह से मेरा ये आर तो कैंसिल ही हो गया था। और इसका वैल्यू मेरे पास मुझे पता था क्योंकि इसका मैंने याद कराया क्या, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। और इसका भी मैं पहले ग्रेविटेशन वाले पढ़ चुके हैं, क्या था इसका वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। और आपको मास का वैल्यू जो है पता है क्या होता है कि 19.1 × 10⁻31 kg, और उसका एक ही है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और या कि चार्ज का वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये सारा चीज़ मेरे पास दिया था, मतलब इसमें पता नहीं चल रहा कुछ दिया हुआ, लेकिन मुझे ये सारा डाटा हम लोग को याद करना पड़ेगा। जब याद करोगे लर्न करोगे सभी का, और लर्न रहता भी है सभी को, कोई बड़ी बात नहीं है ये, और तभी ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा आंसर क्या है, 1:10 × 10⁻42 क्या है रेशियो भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो क्या डेफिनेशन भी हो गया था, फार्मूला भी हो गया था, और एप्लीकेशन थोड़ा सा था, उस पर क्वेश्चन भी हो गए। अब क्या पढ़ना है मुझे ये पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ही तो चल रहा है अभी ना शुरू से ही, तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है भाई, कुछ तो बता दो। बिल्कुल बता रहा हूँ क्या है। पहला लिमिटेशन इसका क्या है, इसका लिमिटेशन पहला ये है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। दो ही, ज़्यादा नहीं है इसमें, बस दो ही छोटा सा है। क्या है कि ये इट इज़ वैलिड पॉइंट चार्जेस। क्या बच्चों, क्या है भाई, मेरे भाई कैसे हो, देखो देख लीजिए भाई, ध्यान दो आप, कहाँ इधर ध्यान दो। क्या है, इट इज़ वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस, मतलब ये छोटे चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, बड़ा चार्जेस के लिए। इट इज़ नॉट वैलिड फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज चार्जेस बड़ा चार्जेस के लिए इट इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। समझ में आ गया, इसके लिए पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द रेस्ट बॉडी, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन रेस्ट बॉडी, किसकी, इट इज़ वैलिड ऑन रेस्ट चार्जेस पर ही वैलिड है। क्या कोई चार्जेस गति में होगा तो क्या हम उस पर नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। हाँ, अगर दो चार्जेस हैं, बट इफ वी हैव टू चार्जेस, कितने चार्जेस मेरे पास हैं, दो चार्जेस हैं, ठीक। जब दो चार्जेस हैं, अगर उसमें से कोई एक रेस्ट पे हो और एक किसमें हो, मोशन में हो, एक चार्ज रुका हुआ, एक घूम रहा, ऐसे ही घूम रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, ये वाला घूम रहा, ये वाला चार्ज घूम रहा, और ये वाला रेस्ट पे, ये जा रहा, ये घुमा हुआ, ये रेस्ट पे रुका हुआ, ऐसे जा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, ऐसे कर रहा, रेस्ट पे है, तो क्या होगा, तो वैलिड होगा। अगर दोनों चार्ज, इफ वी हैव टू चार्जेस, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, बोथ आर इन मोशन, अगर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस क्या हो, दोनों चार्जेस किस में हो, मोशन में हो, अगर ऐसा है तो क्या होगा पता है, इट इज़ नॉट वैलिड होगा ही नहीं, देन इट इज़ नॉट वैलिड। भाई ये वैलिड होगा ही नहीं, वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर दो चार्जेस हैं, उसमें से एटलीस्ट वन चार्जेस इज एट रेस्ट, एटलीस्ट वन चार्जेस इज एट रेस्ट। कम से कम एक चार्जेस को तो भाई रेस्ट पे होना ही है, तभी मेरा वैलिड होगा, नहीं तो नहीं वैलिड होगा भाई।
अगर दोनों चार्जेस किस में हो, बोथ चार्ज आर इन मोशन, नॉट वैलिड, एटलीस्ट वन चार्जेस इज एट रेस्ट, देन वैलिड। मैं इतना बड़ा लिखा हूँ घर वाले के बस 2 ही पॉइंट है, बस एक पॉइंट क्या याद रखो, इसका लिमिट बोले कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ वो लिख दोगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी लिख दोगे। और क्या बोल देगा कि भाई कूलम्ब्स लॉ का कुछ बताएं आप क्या कि लिमिटेशन, तो लिमिटेशन 2 लिमिटेशन बताओगे क्या कि इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, और किसके लिए वैलिड है ये, एक पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा है कि अगर मेरा दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो या कोई दोनों में से कोई एक चार्जेस मेरा क्या हो, रेस्ट में हो, दूसरा मोशन में रहेगा, चलेगा। हाँ, अगर दोनों चार्जेस इफ वो चार्जेस आर इन मोशन देन इट इज़ नॉट वैलिड। ओके डन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया, चलो इसको रब करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे भाई, ये सब हो गया कूलम्ब्स लॉ में। एक और लास्ट टॉपिक क्या मेरा देखेंगे, एप्लीकेशन। यहाँ तक मेरा मामला हो गया ना, क्या हो गया मेरा, डेफिनेशन भी देख लिया था मैं और फार्मूला भी देख लिया, क्वेश्चन भी देख लिए थे, एक क्वेश्चन देखा था उसको फार्मूला बताते उसको, उस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ सकता है। और मेरा एक क्या बच गया, मेरा एक बच गया क्या, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, ठीक है, ये दिखाना है प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। अब देखो प्रिंसिपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, बस इसको ध्यान देना है, बोर्ड में आएंगे, ध्यान दो भाई, आप तो ध्यान दो, किधर देख रहे हो आप, ध्यान दो, ठीक है। क्या है कि इसमें देखते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसे बोलते हैं जब 2-3 चार्ज आपस में क्या होगा अगर जुड़ता हो। ऐसे देखो अभी क्या, देखो अभी बताता हूँ मैं, समझाता हूँ। एक Q1 है मेरा और क्या है मेरा, Q2 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी चल रहा, मतलब क्या चल रहा भाई, फोर्स लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है, मैं जैसे बताया था आपको भाई, ये मतलब क्या चल रहा है, एलयू तो चलेगा नहीं इसके बीच में, तो चलेगा क्या, चलेगा फोर्स ही तो चलेगा, बिल्कुल। मतलब ये 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये चल रहा है इसके अंदर, समझ आए ना। तो इन दोनों के बीच में आपस में जो भी एलयू चल रहा था, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, उसमें कोई भी फर्क या कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर तीसरा चार्ज एंट्री मारता हुआ Q2 को भी लाइन दे रहा है। तो कहने का मतलब है Q1 जो है Q2 को लाइन दे रहा था या एलयू चल रहा था दोनों के बीच में, तो तीसरा चार्ज अगर आएगा इसके बीच में, तो इन दोनों के फोर्स में, इन दोनों के अट्रैक्शन में कोई भी बदलाव नहीं करेगा, इन दोनों के चेंजेस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले चल रहा था जब ये नहीं था। अब ये आ गया ना, फिर भी इन दोनों के फोर्स में, इन दोनों के इंटरेक्शन में, इन दोनों के एलयू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जैसे चल रहा था वही चल रहा था, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो क्या सर कुछ चेंजेस होगा ही नहीं है इसके आने पर, क्या भाई इसके आने पर कोई चेंजेस नहीं होगा क्या, आंसर भाई बिल्कुल होगा, बता रहा हूँ। इन दोनों के जो है ना इंटरेक्शन में, इन दोनों में आपस में जो लेन देन हो रहा था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन नेट में चेंजेस होगा। अब नेट में क्या मतलब, ये क्या है, ये क्या बताओ, ये है मेरा 3 चार्जेस, मान 3 है, तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस चार्ज पे, Q चार्ज पे क्या हुआ कि अब देखो Q चार्जेस है, Q चार्जेस पे ये भी लगा रहा है फोर्स अपना, ये भी लगा रहा है फोर्स, तो ये लगा रहा है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये लगा रहा है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि इन दोनों के चेंजेस कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन नेट होगा। जैसे नेट फोर्स की बात करता हूँ मैं, नेट फोर्स की बात करता हूँ, ठीक है, नेट फोर्स की बात करता हूँ, एफ नेट की बात करता हूँ, उसमें क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, और कोई चार्जेस Q है जो Q4 है, वो भी आगे से एंट्री मार रहा, तब भी ये सब अगर नेट में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअल इन दोनों के में चेंजेस नहीं हो रहा है, इन दोनों में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आप बताओ क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द चार्जेस।
क्या है, ये नेटवर्क है, चार्जेस का नेटवर्क होता है, ये सिस्टम होता है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ द एन चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस का एक तरह का ये सिस्टम है। एक चार्ज दो, एक तरह पूरा सिस्टम बन जाता है, और एक चार्ज पे सभी चार्जेस मिल के फोर्स लगा रहा हो, इंटरेक्शन कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है, समझ में नेट पे। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, और मेरा ये लास्ट टॉपिक भी था आज का, देख ही रहें, अभी नहीं, क्वेश्चन करने के बाद लास्ट टॉपिक है। तो देखता हूँ, देखिए कैसे करना है। आपको पता है फोर्स से क्या, फोर्स का फार्मूला तो बता दो भाई। फोर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको देखने के लिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला है मेरा, बिल्कुल ये फार्मूला है के Q1 Q2 R स्क्वायर। मैं बोल सकता हूँ केवल Q1 Q2 दोनों सेम है, तो मैं फोर्स से बोल सकता हूँ के Q अपॉन R स्क्वायर, ये बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरा ये फोर्स हो गया। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, एक क्वेश्चन है मेरा पहला, इस पे मेरा एक ट्रायंगल है, उसके साइड के साइड का ए है, सॉरी ये ए है मानो, ये बी है, और ये मेरा क्या है सी है। तो बोलेगा बता भाई इस पे क्या है, इस पे क्या मेरा क्यू चार्जेस है, इस पे भी क्यू चार्जेस है, और इस पे मेरा क्या है क्वेश्चन है मेरा भी क्वेश्चन ये क्या है मेरा क्वेश्चन मेरा जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, फाइंड द एफ नेट ऑन द चार्ज एट द वर्टेक्स, फाइंड द एफ नेट, फाइंड द फोर्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मुझे क्या निकालने का रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास, फाइंड द एफ नेट, मतलब मुझे निकालना है फोर्स ऑन वर्टेक्स सी। इस सी पर, सी वर्टेक्स पर कितने फोर्स होंगे उसको निकालना मुझे, मतलब इस सी वर्सेस पे कितना होगा, यहाँ पर कितने फोर्स हैं उसको निकालना है। और ये क्या मेरा एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, और इसको भी एक्स मान लो। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, ये 60 डिग्री मेरा, ठीक है, सब 60 है। तो बताओ इस पर कैसे फोर्स लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका फोर्स मुझे निकालना है, इसका फोर्स तो निकालना मुझे, और ये 60 है तो ये भी मेरा क्या 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑन क्या निकालने का रहा, मुझे एफ नेट निकालने का रहा है, किसके ऊपर, सी के ऊपर, सी पॉइंट पे मुझे एफ नेट निकालना है। तो मैं जानता हूँ, और इस टाइप का मैं क्या जानता हूँ, देखो एक इक्विलेटरल, एक फिर समझा दिया हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी का, ए है, बी है, सी है, और इसका साइड एक्स है, एक्स है, एक्स है, और इसके एंगल 60 और 60। इस सी पर जो है कितना फोर्स होगा, इसकी वजह से, ए की वजह से और बी की वजह से, तो नेट फोर्स निकालने का रहा है मुझे किस पॉइंट पे, सी पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं बताया था सुपरपोजिशन है, मैं जोड़ सकता हूँ ना, तो मैं देख लूँगा कि इसकी वजह से कितना फोर्स लगा और इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगा, तो देख लेता हूँ। जैसे देखो फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन क्या सी ड्यू टू बी, बी की वजह से कितना लगेगा, और देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स सी पे कितना लग रहा है ए की वजह से, और फोर्स सी पे कितना लग रहा है बी की वजह से, बी की वजह से सी पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है। तो मुझे पता है, क्या पता है, मुझे ये पता है ये क्या मेरा क्यू है, क्यू है, क्यू है, के क्यू स्क्वायर होता है ना, क्यू है, क्यू है, सब क्यू है। मुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Q1 Q2 दोनों क्या है, Q है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि के Q1 Q2 को मैं बोल सकता हूँ एक ही मान लेता क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक ही हो गया मेरा। और इसका भी निकाल लेता हूँ, इसका क्या होगा भाई, इसका भी होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो मेरा फोर्स निकल गया, इसका भी फोर्स निकल गया और इसका भी फोर्स निकल गया मेरा।
लेकिन मुझे इस फोर्स से तो लेना देना नहीं है ना, इससे तो मतलब नहीं है मुझे। किससे मतलब है? इससे तो मतलब नहीं है ना मुझे, इस फोर्स से तो क्यों मतलब नहीं है? क्यों? मुझे तो फोर्स नेट निकालने का रहा है, नेट फोर्स। क्या बोल रहा है? नेट फोर्स निकालने का रहा है भैया, नेट फोर्स निकालो सी पॉइंट पे। चलो ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरा वेक्टर का टोटल हम जानते हैं क्या कि टोटल ये निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूँगा, एक तो मेरा ये फोर्स आ गया, एक दूसरा ये फोर्स आ गया मेरा। तो मैं जानता हूँ कि एफ नेट निकालना होता है, तो एफ नेट का फॉर्मूला मुझे कहाँ जाएगा? ये एफ नेट बीच में जाएगा ना, ये मेरा कितना जाएगा? 30 डिग्री, और ये मेरा कितना जाएगा? 30 डिग्री। ये क्या है? एफ नेट है। एफ नेट क्या है मेरा? एफ नेट है। और यहाँ पे क्या है? क्यों एफ नेट इस तरह निकले? और एफ नेट निकालने का फॉर्मूला शायद पता होगा, लिखता हूँ फिर से। एफ नेट निकालेगा, एफ नेट या नेट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, फॉर्मूला एक बार देख लो, यानी कि नेट वेक्टर का फॉर्मूला देख लेता हूँ। एफ नेट से पहले नेट वेक्टर का फॉर्मूला याद होगा मेरे ख्याल से, क्या है? नेट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही है ना मेरे पास? बिल्कुल यही है। क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मेरे पास फार्मूला हो गया नेट वेक्टर का। जब नेट वेक्टर का फार्मूला मेरे पास ये हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ ना क्या, क्योंकि नेट फोर्स से निकालना, नेट फोर्स इसी फार्मूला से निकाल निकाल लेता हूँ। नेट फोर्स क्या होगा मेरे पास? F1। इसको इनको और इनको दोनों को मिला के मैं क्या मान लेता हूँ? F मान लेता हूँ। क्यों इधर मान लेता हूँ? उधर क्यों बार बार ये हो रहा है यार? देख, Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर इज इक्वल टू F मान लेता हूँ। दोनों को कैपिटल। कैसे? जैसे देख, इन दोनों को ना F फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दोनों बराबर है। F तो मान लूँ, मैं मान लेता हूँ F, ठीक है। ये आइए, ये यहाँ पे लिख दिया, मैं समझाने में थोड़ा ये हो गया, जगह नहीं था इस वजह से, तो मैं बोल सकता हूँ ना। अब देखो इसका क्या होगा? F स्क्वायर प्लस, फिर ये F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 30 होगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा? 30 डिग्री है भाई, 30 डिग्री है, F30। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ रहेंगे तो क्या होगा? 2F एंड 3F स्क्वायर कॉस 30 अंडर रूट, तो 3F स्क्वायर कॉस 30 कितना होता है मेरे पास? F नेट निकालने के लिए देखो मुझे ये करना पड़ेगा, अंडर रूट F स्क्वायर 2F 3F स्क्वायर हो गया ना मेरे पास भाई, 3F स्क्वायर, और कॉस 30 होता है 1 बाय, ये 2 है, 1/2। इस 2 से ये 2 चला जाएगा, उसके मेरे पास क्या होगा? F अंडर रूट 3F स्क्वायर, तो क्या होगा मेरे पास? F निकल जाएगा, F नेट अंडर रूट 3F मेरे पास ये बन जाएगा भाई। जब मेरे पास ये बन जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा बताओ? F नेट तो अभी आया नहीं, तो F नेट निकालने का क्या करेंगे? F नेट निकालने का F की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या मेरा ये है ये इसका वैल्यू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो ये मेरा टोटल निकल गया F नेट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ऐसे ही करके निकाल लेंगे, समझ में आ गया ना? ऐसे करके निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन ये था, एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेता हूँ कौन सा लास्ट क्वेश्चन है। बस छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन, उसका टॉपिक को एंड करते हैं, क्योंकि मेरा हम लोग जो टारगेट लेकर आए थे वो टारगेट भी पूरा हो गया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या करना आगे। क्या एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 2, एक स्क्वायर है मेरे पास, क्या है? एक स्क्वायर है, इसका साइड भी ए है, ए है, ए है, ए है, बिल्कुल सही बात है, और A B C D ये है, और आपको बोलेगा भाई अंदर जो है ना, अंदर क्यूब, इसका बताओ आपको क्या निकालना है भाई? देख लेते हैं।
मेरे पास यहाँ पे एक क्या है, प्लस क्यू चार्जेस है। बोले कि इस चार्जेस पे मेरे पास क्या एक स्क्वायर है ABCD और उसका साइड का सब स्मॉल a साइड है, और उसके बाद उसमें मुझे बोलेगा कि आप ये बताइए कि इस पे द नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स एट क्यू एट सेंटर ही बोल सकते हैं, एट सेंटर ही बोल सकते हैं, मतलब कि इस जगह बताओ भाई नेट फोर्स क्या है। तो आप बताओ क्या होगा यहाँ पे, बताइए क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा। देखो अगर मैं इधर से ये करूँ तो डिस्टेंस सेम रहेगा, इधर से भी सेम रहेगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, और इसका जो वैल्यू आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा। लेकिन शर्त क्या है मेरे पास, जो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है ना, क्यू मेरे पास सब क्यू दिया हुआ है भाई, थोड़ी मैं ये कर दिया हूँ, पॉजिटिव सब पे पॉजिटिव है चार्जेस। तो यहाँ पे क्या, जब अगर निकालने का है मुझे फोर्स, नेट फोर्स निकालो तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, 0। नेट फोर्स एट सेंटर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। नेट फोर्स एट सेंटर क्या होगा मेरा, 0। कैसे, अभी देख लो ना, फोर्स से निकालने का फॉर्मूला क्या, Q1 Q2 अपन R² था। R इसको मान लो कितना, हम R मान लेते हैं, बस R ही मान लो, और ये Q दोनों सेम है तो मैं बोल सकता हूँ उसको KQ² अपन R, ये इसका हो गया, और सेम उसी तरह उसका भी हो जाएगा KQ² अपन R, और इसमें भी आ जाते हैं सेम। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे सब कैंसिल हो गए। तो क्या होगा, नेट फोर्स F नेट एट सेंटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। कहाँ पे, नेट फोर्स एट सेंटर ऑफ स्क्वायर 0। क्यों, बिकॉज द सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, बिकॉज भी लिख देता हूँ, बिकॉज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस चार्जेस का क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, अल्टू पल्टू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम अच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन है। बस सब क्यों है, लेकिन सब पे चार्जेस सब पे सेम होना चाहिए, सभी वर्टेक्स पे चार्जेस आर ऑन वर्टेक्स, लिख सकते, यहाँ पे लिख देता हूँ, चार्जेस ऑन ऑल वर्टेक्स आर पॉजिटिव, सब किस में होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी होगा ये मेरा। तो कहने का ये है कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, सबसे पहले मैं पढ़ाया हूँ क्या, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बताया था, कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन किया था, और फिर कूलम्ब्स लॉ में कुछ पॉइंट बताए थे। फिर उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को और यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफरेंस किया था, और उसके अंदर सिमेट्री भी देखा था। और उसके बाद फिर क्या देखा हम लोगों ने फिर देखा कि कैसे जो है मतलब कि जो भी हटाओ भाई, ठीक है, ये सब चीज़ देख लिए, और उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा बिल्कुल, और समझ में तो पूरा आया होगा, और उम्मीद करते हैं अच्छा से बोर्ड में आएगा और सब लोग लिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात ही है, कोई बड़ी टॉपिक भी नहीं था आज का, और उम्मीद करते समझ में आया होगा। और आने वाला लेक्चर जो वो अच्छा होगा, उसमें अच्छे टॉपिक भी हैं और वो क्वेश्चन आते भी हैं बोर्ड में, और ये सब भी बोर्ड में आता है। अगर आप लोग इसको सही से देख लेंगे और बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकते हैं, अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा सा सही से मैथ किए, ठीक है। अगर ठीक है अच्छा लगा तो अच्छा लगा, मैं तो लाइक और सब्सक्राइब कहूँगा नहीं, चलो ठीक है, बाय।